नमस्कार, संडे टॉक के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी पानी में यूरेनियम के बढ़ते स्तर को लेकर कि कैसे ग्राउंड वाटर में यूरेनियम की मात्रा सुरक्षित सीमा से अधिक पाई गई है, जो एक चिंता का विषय है। इस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया और कमेंट जो मिले हैं उन पर बात करेंगे, इसलिए प्रोग्राम के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। लेकिन आज संडे टॉक में जो विषय है जिस पर मैं चर्चा करूंगा, उस पर बात करने से पहले एक बार फिर आप सबका शुक्रिया, जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेंबर हैं और जो सुपर थैंक्स जैसे विकल्प के जरिए मदद कर रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया। मैं सदस्यों के साथ गूगल मीट के जरिए मिलता रहता हूं, इसलिए सब्सक्राइबर हैं तो मेंबरशिप भी लीजिए, जो बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध है, जिससे हमारा सहयोग होगा और आपकी और हमारी मुलाकात होती रहेगी। तो संडे टॉक में आज का विषय आपके इस फोन से, इस स्मार्टफोन से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों समाचार माध्यमों में खबर छाई रही कि सरकार ने आदेश दिया है कि फोन बनाने वाली कंपनियों को संचार साथी ऐप इनबिल्ट करना होगा, यानी फोन के साथ ही इनबिल्ट रखना होगा, जिसे ना तो हटाया जा सकता है और ना ही ग्राहक उसे यूजर जो है वो डिसेबल कर सकता है। इसे लेकर काफी हंगामा हुआ। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, टीवी सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। विपक्ष से लेकर फोन निर्माता कंपनियों और यहां तक कि सरकार के खेमे में जो लोग बैठे हैं वो भी इसे लेकर असहज दिखे, या कहें तो डरे हुए दिखे। काफी हो हल्ले के बाद सरकार को यह आदेश फिलहाल वापस लेना पड़ा है। लेकिन इससे यह बहस तो शुरू हो ही गई है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के जमाने में नागरिकों पर नजर रखना कितना आसान है, या आपकी प्राइवेसी पर कभी भी हमला हो सकता है। वैसे सर्वेलेंस आज से नहीं, कई सालों से हो रहा है। आपके फोन पर मौजूद तकरीबन हर ऐप आप पर नजर रखता है। वो आपको इतनी सुविधाएं देता है कि आप भी उसे अपने फोन की लोकेशन, फोन बुक का एक्सेस और ओटीपी पढ़ने और फोटो गैलरी में झांकने जैसी सारी अनुमति दे देते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग उन सुविधाओं के वशीभूत हो जाते हैं, यानी उनके कब्जे में आ जाते हैं, उनके आदी गुलाम हो जाते हैं जो ये ऐप हमें देते हैं। और मार्केट में अगर आप फ्री में किसी सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो सुविधा नहीं बल्कि आप खुद प्रोडक्ट बन जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि देयर इज नो फ्री लंच। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सत्ता में बैठे लोग, सरकारें भी आप पर निगरानी रखती हैं, नजर रखना चाहती हैं। ऐसे में आज संडे टॉक में मैं दो किताबों का जिक्र करूंगा। इनमें से एक पुस्तक 20वीं सदी के मध्य में लिखी गई, जब डिजिटल टेक्नोलॉजी का अता पता नहीं था और टेक्नोलॉजी के नाम पर जो कुछ आज आप देखते हैं उसका एक बहुत ही बालपन मौजूद था, कह सकते हैं बच्चे के रूप में। और दूसरी किताब इसी सदी में, जब डिजिटल टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, वो आपकी जिंदगी में हर तरह से उसका एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। इन दोनों ही किताबों को मैंने हाल फिलहाल में नहीं पढ़ा है, काफी पहले पढ़ा है और कई दफे पढ़ा है, लेकिन दोनों ही किताबें शानदार हैं। मैं स्मृति के आधार पर, अपनी याददाश्त के आधार पर आपको इनके बारे में बता रहा हूं। पहली किताब जाने माने लेखक जॉर्ज ऑरवेल की 1984 है, और यह किताब क्या है इस बारे में मैं आपको बताता हूं। जॉर्ज ऑरवेल की यह किताब 1984 1940 के दशक के आखिर में लिखी गई, उनकी मृत्यु से कुछ ही वक्त पहले। और यह किताब जो है वो सर्वेलेंस, निगरानी को दिखाती है। 1984 किताब में यह दिखाया गया है कि कैसे तानाशाह जब सत्ता में आते हैं तो वो आप पर नजर रखते हैं और हर तरीके से आपके जीवन को कंट्रोल करना चाहते हैं। यह किताब जब उस वक्त लिखी गई तो काफी हंगामा हुआ, और जॉर्ज ऑरवेल की यह किताब जो है वो उनकी इससे पहले आई हुई किताब एनिमल फार्म की सक्सेस में दब गई। एनिमल फार्म इतनी कामयाब हो चुकी थी कि जॉर्ज ऑरवेल की यह किताब, जो एनिमल फार्म के मुकाबले काफी मोटी है, उसके मुकाबले काफी मोटी है, उतना ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाई। लेकिन जिन लोगों ने किताब पढ़ी है वो आज तक इसको हर जगह कोट करते हैं। आपने सुना होगा एक कोट, एक फ्रेज, बिग ब्रदर इज वॉचिंग।
वो कोट इस ही किताब से आया हुआ है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग, यानी आपको हर वक्त आप पर शासन करने वाला आप पर नजर रखे हुए है। और यह किताब बताती है, आश्चर्य होता है इस किताब को पढ़ के, कि जिस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी तब यह टेक्नोलॉजी के बारे में और बताती है कि जब सरकारें आगे हमारे साथ क्या क्या कर सकती हैं। तो यह पहली किताब है जिसका मैं आज जिक्र कर रहा हूं। जॉर्ज ऑरवेल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, बिहार के मोतिहारी में हुआ, लेकिन वो हिंदुस्तान में अपना शुरुआती जीवन उन्होंने जिया। वो बर्मा में, जो म्यांमार कहा जाता है अब, वहां पर एक पुलिस ऑफिसर के रूप में भी उन्होंने काम किया। और उनके एसेज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। शूटिंग द एलिफेंट, द हैंगिंग, ऐसे ए नाइस कप ऑफ टी, इतने बढ़िया ऐसे हैं जो फ्री में उपलब्ध हैं। आपको इन एसेज को जरूर पढ़ना चाहिए। मैं स्मृति के आधार पर बता रहा हूं, अपनी याददाश्त के आधार पर, और ये फ्री में उपलब्ध हैं। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो गूगल में आपको सिर्फ इन एसेज का नाम डालना पड़ेगा, जॉर्ज ऑरवेल, और उनका पीडीएफ आप ले सकते हैं। अब दूसरी किताब का जिक्र जो है सर्वेलेंस कैपिटलिज्म पर। इसकी लेखिका सुजाना जुवॉफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की प्रोफेसर रही हैं। किताब का नाम है द एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। आज की दुनिया पर वो में जो आर्थिक मॉडल है, जिसमें बड़ी टेक कंपनियां हैं जैसे गूगल, फेसबुक, जैसे मेटा चलाती है, वो सब कंपनियां आपके डिजिटल व्यवहार पर कैसे निगरानी करके उसे डेटा के रूप में निकालती हैं, प्रोसेस करती हैं और उसे बेचकर लाभ कमाती हैं, इस बारे में यह किताब है। इस मॉडल की 3 खास बातें हैं। पहला मंत्र है, ह्यूमन एक्सपीरियंस इज इक्वल टू रॉ मटेरियल। आपकी हर एक्टिविटी, जैसे सर्च करते हैं, जो आप लाइक करते हैं, क्लिक करते हैं, लोकेशन ब्राउजिंग, हिस्ट्री, आपका रुक कर पढ़ना, किस डायरेक्शन में आपका माउस जा रहा है, सब कुछ रॉ मटेरियल की तरह कलेक्ट किया जाता है। दूसरा, प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर। डेटा इकट्ठा करके पता लगाया जाता है कि आप क्या सोचेंगे, क्या पसंद करेंगे और अगला कदम क्या उठाएंगे, इसका अनुमान लगाना। इसको जुवॉफ कहती हैं प्रिडिक्शन मार्केट्स। एक बड़ी बात इस किताब में है जिस पर विस्तार से चर्चा की गई है, वो है बिहेवियरल सरप्लस। ये बिहेवियरल सरप्लस क्या है? ये जुवॉफ की किताब का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। सरल भाषा में, आपके ऑनलाइन व्यवहार का वो हिस्सा जो आपकी सर्विस का हिस्सा बनने के लिए जरूरी नहीं है, और फिर भी टेक कंपनियां उसे एक्स्ट्रा वैल्यू के लिए एक्सट्रैक्ट करती हैं, उसे बिहेवियरल सरप्लस कहते हैं। मैं इसे आपको समझाता हूं आसान भाषा में। मान लीजिए आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त जो मेरे साथी सर्वेश इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर वो आज इस लोकेशन से दिल्ली में इंडिया गेट जाना चाहते हैं तो वो अपने गूगल मैप में दोनों लोकेशन डालेंगे। उनको रास्ता बताने के लिए सिर्फ ये लोकेशन, उनकी लोकेशन और डेस्टिनेशन की जरूरत है, लेकिन गूगल सर्विस की स्पीड क्या है, कितनी बार वो फोन को देख रहे हैं, रूट बदलने की उनकी हैबिट क्या है, किस दुकान में वो कितनी देर रुके, किस समय किस जगह जा रहे हैं, जैसी बीसियों बिहेवियरल डिटेल्स को कलेक्ट करेगा। ये सब एक्स्ट्रा डेटा जो है, दिस इज इक्वल टू बिहेवियरल सरप्लस। आपने इसे देने के लिए नहीं कहा, सर्विस ने नहीं कहा उन्हें कि ये आप कलेक्ट करो, ना इसकी जरूरत थी, लेकिन इसे एक्सट्रैक्ट किया गया उनकी यात्रा के दौरान, और कंपनी अपनी प्रिडिक्शन सिस्टम को इससे उन्होंने पावरफुल बनाया। बिहेवियरल सरप्लस का उपयोग कहां होता है? टारगेटेड एडवर्टाइजिंग में। अगर वो किसी कपड़े की दुकान में रुके हैं तो उन्हें कपड़े की एड जरूर आएंगे। पर्सनलाइज्ड नज, उनको क्या चीज चाहिए इसका प्रिडिक्शन उनके व्यवहार को का लगातार अध्ययन करके हासिल करता है। पॉलिटिकल पर्सुएशन, उनकी राजनीतिक सोच क्या है। अगर वो किसी पार्टी के नेता का बयान बहुत देर तक उनका भाषण सुन रहे हैं तो उससे उनकी सोच का पता चलता है। पॉलिटिकल पार्टीज उस डेटा को खरीद सकती हैं। ये किताब हमें यह बताती है कि सर्वेलेंस इज नॉट ए बाई प्रोडक्ट जैसा हम समझते हैं, इट इज ए बिजनेस मॉडल। कंपनियों का बिजनेस मॉडल बन चुका है, और इसीलिए किताब का नाम रखा गया है द एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। टेक कंपनियां फ्री सर्विस देकर यूजर को अट्रैक्ट करती हैं, उसे अपना गुलाम बनाती हैं, फिर सर्वेलेंस को नॉर्मल बना देती हैं। आप पे हर समय नजर रखी जा रही है और नॉर्मल हो जाता है। आप भी कहते हैं ठीक है, मेरा इससे क्या नुकसान है, मुझे तो सुविधाएं ही मिल रही हैं। किताब ये बताती है, जुवॉफ ने जो लिखी है, और बहुत बेहतरीन किताब है ये, कि प्राइवेसी इज बीइंग क्वाइटली रिप्लेस्ड बाय डेटा एक्सट्रैक्शन। दूसरी बात जो उन्होंने इसमें लिखी है वो है कि कंसेंट इज एन इल्यूजन। आपको लगता है मैं कंसेंट दे रहा हूं यस यस करके, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन इतने जटिल होते हैं कि वो असल में कंसेंट नहीं बनाते। यूजर प्रैक्टिकली बिना समझे ही अपना बिहेवियरल डाटा उसे दे रहा है। तीसरी बात,
प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल जो है वो एक नए तरह की शक्ति है जो वह बताती हैं कि ये कंपनियां सिर्फ बाजार की ताकत नहीं बल्कि मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाली शक्ति बन जाती हैं। ये समाज, लोकतंत्र और ऑटोनॉमी के लिए एक खतरा है। चौथी बात जो इस किताब से पता चलती है और आपको इसका अंदाजा होगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर इक्वल टू न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो आज की दुनिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। 20वीं सदी में फैक्ट्रियां और उद्योग आय की मशीन थे। 21st सेंचुरी में डेटा वो मशीन है। जिसके पास डेटा है ही इज द किंग, ही और शी इज द किंग, क्योंकि वो आपका डेटा बेचकर पैसा कमाएगा, उसको किसी मशीन की खास तौर पर जरूरत नहीं है। बिहेवियरल सरप्लस मेगा कॉर्पोरेशन के लिए एक नई पूंजी है। पांचवी बात, लॉस ऑफ ह्यूमन फ्यूचर, और सबसे बड़ा यह संभावित खतरा है। अगर बिहेवियर को इतने सटीक रूप से प्रेडिक्ट किया जा सकता है मेरे या किसी और के, और मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो मानव के भविष्य से जुड़ी स्वतंत्रता कम हो जाती है। और मैं आपको बताऊं कि एआई के आने के बाद यह खतरा और बढ़ा है। मैं एआई की उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं खुद एआई को इस्तेमाल करता हूं, लेकिन आपके पास आपका कुछ नहीं है। आप ये मान के चलिए, अगर आप स्मार्टफोन की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में, यू आर टोटली नॉट इन कंट्रोल। जुबॉफ कहती हैं कि सर्वेलेंस कैपिटलिज्म क्लेम्स ह्यूमन एक्सपीरियंस एज फ्री रॉ मटेरियल फॉर ट्रांसलेशन इनटू बिहेवियरल डेटा। तो दोस्तों, ये दो किताबें चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, आपके संडे रीड हो सकते हैं। जाहिर तौर पर एक संडे में आप इन्हें खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूं तो ये इंटरेस्टिंग रीड तो हैं, लेकिन थोड़ा सीरियस किताबें हैं। आप इनको हंसी मजाक में नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो पढ़ेगा उसको जो आनंद आएगा वो अपने आप में अलग है। और 1984 को पढ़कर तो थोड़ा डर भी लगेगा। इसलिए अगर आपकी वाकई दिलचस्पी है तो आप ये किताबें जरूर पढ़ पाएंगे। लेकिन दोनों ही किताबों की ऑडियो बुक भी उपलब्ध है, तो अगर आप जा रहे हैं इधर उधर तो आप ईयरफोन लगा के भी यात्रा के दौरान और इसका मजा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि पिछले एपिसोड में जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं और जिन लोगों ने वीडियो देखा, उनके कमेंट्स की। लोगों के कमेंट पढ़ने से पहले कुछ लोगों ने यह पूछा है कि यूरेनियम पानी में आता कहां से है। वैसे ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी, लेकिन फिर से बता दूं और थोड़ा विस्तार में बता दूं। यूरेनियम मुख्य रूप से समय के साथ चट्टानों से पानी में जो है युक्त खनिजों के प्राकृतिक डिपॉजिट के माध्यम से भूजल में प्रवेश करता है, यानी चट्टानों में होता है और वहां से पानी में आता है। इसके अतिरिक्त मानवीय गतिविधियां इसकी उपस्थिति को बढ़ा सकती हैं, जैसे यूरेनियम की अल्प मात्रा वाले फॉस्फेट उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। औद्योगिक जो अपशिष्ट हैं, जो उनके औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और भूजल का अत्यधिक दोहन, वो भी इसका कारण है। तो जियोलॉजिकल डिपॉजिट, विशेषकर ग्रेनाइटी और अवसादी चट्टानें, जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है, उनमें प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यह तत्व है। दूसरा, पानी में लीचिंग जो होती है, जब भूजल इन चट्टानों से होकर लंबे समय तक बहता है तो यह खनिज थोड़ी मात्रा में यूरेनियम को, खनिजों से थोड़ी मात्रा में यूरेनियम को घोल देता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं लीचिंग। ऑक्सीडेशन जो होता है, जल स्तर में गिरावट जैसे कारक अधिक ऑक्सीकरण, जो ऑक्सीडेशन होता है, की स्थिति पैदा कर सकते हैं, जिससे पानी में यूरेनियम की घुलनशीलता जो है, उसका घुलना बढ़ जाता है। मानव जनित स्रोत जैसे रासायनिक खादें, मैंने आपको बताया, कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में अक्सर यूरेनियम की मात्रा होती है, जो मिट्टी में और फिर भूजल में रिस कर आ सकती है। औद्योगिक गतिविधियों से पर्यावरण में यूरेनियम उत्सर्जित हो सकता है, जो आसपास के जल स्रोतों को दूषित कर सकता है। अत्यधिक भूजल निकालने से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर करते हैं, उससे गहरे जो एक्विफर्स हैं उनका दोहन हो सकता है। इन गहरी परतों में अक्सर यूरेनियम सहित खनिजों की उच्च सांद्रता होती है, जो जल आपूर्ति में प्रवाहित हो सकती है। जिन लोगों ने कमेंट लिखे हैं उनका शुक्रिया। इनमें मेरे दोस्त साथी सोम का शुक्रिया, उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी कंट्रीब्यूशन किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो मेंबर भी हैं, लगातार कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। सोम, आपका शुक्रिया कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इसी तरह @CS90-E2R ये हैंडल है, नाम नहीं पता कर सकता मैं इनका, इन्होंने भी सुपर थैंक्स की मदद के जरिए मदद की है और कमेंट किया है। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि सुपर थैंक्स एक तरीका है जिससे आप अपना योगदान कर सकते हैं, और मैं
इस प्रोग्राम को किसी तरह चलाए रख सकता हूं, क्योंकि आप देखते हैं कि व्यूज जो हैं, आप जैसे जेन्युइन जो व्यूअर्स हैं वही हमारे पास आते हैं। हमारे पास बहुत वॉल्यूम व्यूअर्स का नहीं रहता, लेकिन जो हैं वो सच्चे ईमानदार लोग हैं और जिनका जेन्युइन इंटरेस्ट है। विशारद सक्सेना ने भी मदद की है और शुक्रिया कहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवीर सिंह जी ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि सरकारों को हिंदू मुसलमान से फुर्सत मिले तो ही लोगों के स्वास्थ्य के बारे में वो सोचे। आप अपने प्रयास करते रहें। आपने बहुत ही सुंदर विषय चुना है। बहुत शुक्रिया सत्यवीर जी आपकी बात के लिए। संदेश कुमार हैं 4951, अगर हर कोई, उन्होंने लिखा हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, पर्यावरण पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, आपकी चिंता बहुत जायज़ है। सुमित हैं, सुमित का हैंडल है 9603 SJ के नाम से, और इन्होंने कहा है सैल्यूट टू द अर्थ वॉरियर। ये पंकज कुमार की तारीफ कर रहे हैं जो पिछली बार मेरे गेस्ट थे। हु आर फाइटिंग अगेंस्ट डोरमेंट गवर्नमेंट system and people. Thank you sir for making such informative videos to spread awareness among people. Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रानी पाल हैं, इन्होंने लिखा है कि सर आपको जितना भी बोलूं थैंक यू, सैल्यूट आपको दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी अच्छी बात हमारे लिए लिखी। जमीला जी हैं, जमीला जी ने हमें लिखा है कि सर जी मैं आपको और रवीश जी को NDTV में जब से थे तब से देख रही हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत कुछ सिखाने वाले होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब जो आपके कमेंट्स हैं मेरे लिए किसी ट्रेजर की तरह हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह मेरी मदद करते रहें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर केवल इसी एपिसोड को नहीं बल्कि मेरे वीडियो सेक्शन में जाके बाकी एपिसोड्स को भी लोगों को शेयर करें। मेरी सफलता या असफलता इसी बात पर निर्भर रहेगी कि आपका सहयोग जो है कितना होता है, आप कितना मेरी टीम का हिस्सा दिल से बनते हैं। और अगर आप मेंबरशिप लेंगे जिसकी कीमत हमने बहुत ही कम रखी है, और उसमें से भी आप जानते हैं कि गूगल को एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है, मेरे पास उसका बहुत कम हिस्सा आता है, तो वो मेंबरशिप अगर आप लें तो मेरी बहुत मदद होगी। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।